A very good evening, guys. Welcome to Foundation Study Learn from the Smart Way. तो गाइस मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ज़ोरों शोरों में आपको न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे या देखे होंगे आपने सुना होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल स्ट्रीमलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। जो कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ करते थे रेलवे, एसएससी और बैंक यानी कि आईबीपीएस, ये तीनों लाइक मर्ज हो रहा है। मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि तीनों एक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक नया पॉलिसी लागू हो रहा है जिसका नाम दिया गया है सीईटी। इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ये कैसा टेस्ट है, कैसे होगा, ये क्या नया रूल आ रहा है कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में। लोगों के मन में काफ़ी सवाल है, काफ़ी चिंता हो रही है कि किस तरह से होगा, क्या कंपटीशन टफ होगा या इजी हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बेफिक्र बने रहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आज से 4 से 5 मंथ पहले अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी या सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक वीडियो भी आया था, यूट्यूब पे होगा, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो इतने भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा पॉलिसी ला रहे हैं जिससे कि एक ही एग्ज़ाम से दे के ही वो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और अच्छा, वो जो बार बार अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग की तैयारी करनी पड़ती है, वो सब झंझट सिस्टम को हटा दिया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने बात की थी, बट अब जाके यानी कि 19 तारीख को कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है और कैबिनेट ने इस पर बहुत चर्चा भी की है कि हम लोग किस तरह से करेंगे वर्क, किस पे किस तरह से काम होंगे। तो वो सारे हम आपको यहाँ पर ही लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा यहाँ पर ही, आप बस देखते रहिए। तो इन्होंने कहा था कि वही वेरिएंस रिक्वायरमेंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन्हें कंडक्ट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल 3 का नाम ही मेंशन है, तो मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि व्हाई इज़ द एनआरए नीडेड। क्यों एनआरए नीड, मतलब कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ज़रूरत पड़ा, ऐसा क्या हुआ। तो कहने का साफ मतलब है कि एज ऑफ नाउ एस्पिरेंट हैव टू टेक डिफरेंट एग्जाम दैट आर कंडक्ट बाय द वेरियस एजेंसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स जॉब। अकॉर्डिंग टू according to Chandra Moli, the Secretary Department of Personnel and Training, on the average 2.5 crores to 3 crore aspirant appear for the about 2.5 lakh vacancy in the central government every year. As and when it will be set up, NRA will conduct a common eligibility test, and based on the CET score, candidate can be applied for the vacancy with the respectively agency. कहने का मतलब ये है, कहना चाहते हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि हर साल 2 से 3 करोड़ एस्पिरेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इनका कहने का मतलब है ऑल ओवर बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, ठीक है। ये सारे जितने भी एस्पिरेंट मिला के 2 से 3 करोड़ तैयारी करते हैं हर साल। और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे सारे जॉब को मिला के कह रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख वैकेंसी निकालते हैं हर साल। तो वो चाहते हैं कि इन सारे वैकेंसियों को एक साथ करके इनके लिए एक टेस्ट निकाला गया है जिनका नाम है कॉमन एलिजिबल टेस्ट। ये टेस्ट देने के बाद आपका जो स्कोर आएगा, जो मार्क्स आएगा, वो आपका डिसाइड करेगा कि आप कौन से बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, जितने भी पोस्ट होंगे उनके लिए एलिजिबल होंगे। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। आगे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि विल द एनआरए कंडक्ट ए टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज। कहने का मतलब है क्या सारे वैकेंसी जो गवर्नमेंट के होते हैं, क्या एनआरए वो सारे कराएगा। तो उन्होंने कहा है कि इनिशियली इट विल ऑर्गेनाइज सीएटी टेस्ट, स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अभी तक ग्रुप सी एंड ग्रुप डी तक बात हुई है, और नॉन टेक्निकल पोस्ट विच आर बीइंग कंडक्ट बाय द
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एसएससी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, लेटर ऑन मोर एग्जाम्स में बी ब्रॉट इन अंडर इट। मतलब इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो आहिस्ते आहिस्ते, पहले इन्होंने 3 से स्टार्ट किया है, आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन्होंने कहा है कि उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होंगे और भी जो एग्ज़ाम बच गए होंगे इनके हिसाब से, तो इन फ्यूचर उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, द एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसएससी, आईबीपीएस एंड आरबीआई, हाँ आरआरबी। The test will be conducted for the 3 level graduate, हाई सेकेंडरी एंड मेट्रिकुल यानी 10, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के 3 टाइप के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 3 टाइप के तरह के टेस्ट होंगे, एक होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, एक आपका हाई सेकेंडरी लेवल पे और आपका 10 लेवल पे होने वाला है। द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एजेंसी जितने भी आप देख पा रहे हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी विल रिमेन इन प्लेस। रिमेन इन प्लेस मतलब जो एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो तो बहुत से के मन में डाउट होगा, जो हमने फॉर्म फिलअप किया था सीएचएसएल का, सीजीएल का, जितना भी एग्ज़ाम अभी बाकी है रिमेन है, क्या वो सब एग्ज़ाम ये करवाएगा? तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम पहले के बाद हो चुके हैं वो आपका वही बोर्ड करवाने वाला है, क्योंकि न्यू पैटर्न पे बेस होगा ना, तो कह नहीं सकता कि वो लोग अलग से एग्जाम करवाएगा। बेस्ड ऑन द screen done and CET score level, the final selections for requirements shall be made through the separate specialized and trials, tier 1, tier 2, etc. of the examination, which shall be conducted by the respectively requirement agency. The curriculum for the CET would be common. कहने का मतलब है कि CET कॉमन भी हो जाएगा बहुत जल्द। आगे देखते हैं, बोला गया है कि ईच डिस्ट्रिक्ट हैव ए एग्जामिनेशन सेंटर। ये लोग उस वक्त बात कर रहे थे जब कैबिनेट में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया और ग्रामीण एरिया। तो देखिए अर्बन एरिया में तो सेंट्रल की कमी नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया वहाँ पे सेंट्रल की कमी होती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से एग्ज़ाम देने में आने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत गरीब लोग भरते हैं फॉर्म। ऐसा नहीं है जिनके पास BMW वो तैयारी करते हैं, ऐसे बहुत गरीब लोग ही तैयारी करते हैं, मिडिल क्लास तैयारी करते हैं, तो बहुत स्ट्रगल होता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाते, एग्ज़ाम छूट जाता है, कौन सा एग्ज़ाम दे कौन सा एग्ज़ाम नहीं दे, इन सारी बातों पे वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनका जो बर्डन है उनको कम करने के लिए भी ये काम किया गया है। तो यहाँ पर साफ साफ बस यही लिखा गया है, इसी बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द CET स्कोर विल बी वैलिड। तो CET का जो स्कोर आएगा वो कब तक वैलिड रहेगा? तो यहाँ पर ही बोला गया है, द CET स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट। मतलब 3 साल तक का वैलिड रहेगा। आपने स्कोर लाया, आप एलिजिबल हो गए, आप 3 साल तक उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एक पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल देने के बाद आप रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कहने मतलब जब तक आपका ईयर है आप 3 साल तक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके अपने उस स्कोर के दम पे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डिमांड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट while there will be no restrictions on the number of attempts। मतलब जितना भी जो इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, एक जितना लिमिट होता है उतना आप दे सकते हैं। To be taken by a candidate appear in the CET, it will subject to the upper limit, and however the relaxations upper age limited shall be giving the candidate SC, ST, OBC and other category as per the extent policy of the government। तो जिस तरह से ST, SC, OBC को रिलैक्सेशंस मिलता था एज बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, तो उन लोग को वो चीज़ भी मिला जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रूल आने से उन लोग को कोई डिफेक्ट ऐसा असर पड़े, तो उन लोग के लिए वही सेम कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं,
What will be the medium of the CET? The CET will be conducted in the multiple language. According to the Ministry of Deputy Jatendra Singh, the exam will be conducted 12 language that will be are in English 8th schedule of the Constitution of India. सबसे खास बात कही गई है कि एग्जाम आपके 12 लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है। 12 लैंग्वेज में एग्जाम होगा। इंग्लिश कॉमन रहेगा, इंग्लिश के साथ जिनको कंफर्ट है वो दे सकते हैं। और एक लैंग्वेज इस तरह का हमारा एग्जाम नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश, तो इस बार 12 लैंग्वेज में एग्जाम कर दिया गया है। अब पता नहीं कौन कौन से 12 लैंग्वेज हैं जो 8 शेड्यूल में दिया हुआ है, उनके अंडर ही ऐसा होने वाला है। हमारा आर्टिकल इसमें जो शेड्यूल जो है, शेड्यूल 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनके ही बारे में किया गया कि 12 लैंग्वेज के बेस पे एग्ज़ाम होगा। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को मदद मिलने वाली है इससे। और दूसरी बात आते हैं यहाँ पर ही, विल इट लीड टू स्प्रेड द रिक्वायरमेंट? द गवर्नमेंट से दैट a single eligible test would the significant reduce the requirement cycle. Even the some of the department have instead their intentions to do away with the second level test and go ahead the requirement basis CET score, physically test and medical examination से secure। कहने का मतलब है कि आप जब एग्ज़ाम पूरा पहला क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो आपका फिज़िकली होगा, आपका जो मेंस होगा या टायर 2 होता है एसएससी का, तो ये सब एग्ज़ाम कौन कराएगा? ये सब आपका एग्ज़ाम का जो एसएससी है वो खुद करवाएगा, रेलवे अपना खुद करवाएगा ये सब बाकी के काम, आईबीपीएस ये खुद करवाएगा। कहने का मतलब साफ है, ठीक है। सीई का सिर्फ एक ही काम है, प्रीलिम्स करवाना, एक स्कोर देना, उसके बाद ये लोग चूज़ कर सकते हैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मच मनी विल बी स्पेंड इन द एनआरए, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? तो देखिए इनिशियली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव ए अमाउंट, ये अमाउंट आप देख सकते हैं, लाइक नियर बाय 1500 करोड़ रुपए कुछ है समथिंग, ठीक है। 1500 करोड़ रुपये समथिंग कुछ अमाउंट है, इतना इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर ए पीरियड 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर के लिए बात किया जा रहा है शायद, तो इतना किया जाएगा। और ये पैसा अमाउंट मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग एग्ज़ाम के लिए, मतलब कहने का मतलब जो आपका सेंट्रल वगैरह, सॉरी माफ़ करिएगा, आपका जो सेंट्रल जो बनेंगे रूरल ग्रामीण एरिया में जो सेंट्रल वेंट्रल बनेंगे, इतने सारे आपके कंप्यूटर लैब्स बनेंगे, तो ये अमाउंट वहाँ खर्चा होने वाला है, ठीक है। इसके लिए पास किया गया था बजट में, शायद वही बोला गया था। तो आपका ये जो सेंट्रल वगैरह बनेगा इसमें अमाउंट खर्चा होगा पूरा, इसके बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं। तो बस यहीं तक की बात थी, और मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंस बात अब बताने जा रहा हूँ। क्या सर हम लोग इस एग्ज़ाम से सेटिस्फाई रहेंगे? क्या ये सही होगा या गलत होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी राय मशवरा बता सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक सिलेबस के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया है, ठीक है। तो सिलेबस आपका कैसा होगा, किस पैटर्न के बेस पे होगा, ठीक है। तो मैं इस पर भी आपकी चर्चा कर देता हूँ कि इन्होंने साफ कहा नहीं है सिलेबस के बारे में, बट फिर भी सिलेबस किस टाइप का होगा मैं आपको कुछ क्लू देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अगर एस्पिरेंट 2021 के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया कंपटीशन की दुनिया में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। उनको शेयर करिए और बताइए कि किस तरह तैयारी करना है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न के बेस से तैयारी करने से बच्चा गुमराह हो सकता है। क्योंकि जो अभी से करना चाहते हैं, जिनका इच्छा है 2021 में जॉब करने का, वो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो देखिए ये जो कराया जा रहा है इसमें एक तरफ से स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा भी है, और कुछ स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने 2-3 साल तैयारी की हैं, तो वो ओल्ड पैटर्न के बेस पे तैयारी की होंगी, ठीक है। तो उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा, और जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं, क्योंकि वो न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। पहली बात, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है, तो मैं थोड़ी सी सिलेबस का आपको क्लू देना चाहता हूँ, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिएगा। देखिए मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ 75 to 80%
सिलेबस आपका यही होगा। किस तरह का होगा मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने अभी तक 3 बोर्ड को ध्यान दिया है, IBPS और आपका रेलवे, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आपको, SSC में आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका GA यानी जनरल अवेयरनेस। IBPS में क्या होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और CA यानी करंट अफेयर, ठीक है। ये CA है। रेलवे में क्या होता है आपका, मैथ, रीजनिंग और आपका GA यानी जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, अगर NRA अगर आपका नया सिलेबस का पैटर्न बनाता है तो ये 3 जो मिक्स हुए हैं, मर्ज हुए हैं, इनका ही बेस पे बना सकता है। वो ऐसा नहीं है कुछ यूनिक चीज़ नहीं डाल देगा नया जो आपने कभी पढ़ी नहीं हो, इनके बेस पे न्यू पैटर्न बनने वाला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है पैटर्न किस तरह का बन सकता है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं खुद एग्जामिनर क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहले वो चूज़ करेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले वो चूज़ कर सकता है मैथ। क्यों? देखिए, मैथ तीनों में कॉमन है, आप समझ सकते हैं। मैथ तीनों में कॉमन है, मैथ आना नेसेसरी है, एकदम ज़रूरी है, मैथ ज़रूर आ सकता है। रीजनिंग तीनों में कॉमन है, रीजनिंग भी देगा, 100% देगा, श्योर है दोस्तों समय। अब बच जाते हैं बाकी की चीज़ें। बाकी की चीज़ें में देखिए, बाकी की चीज़ें ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। देखिए, करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन GA में होता है, जनरल अवेयरनेस में होता है और इसमें कुछ क्वेश्चन होता है। तो ये तीनों आप इसमें नियर बाय हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें होता है क्योंकि इसमें आपके हिस्ट्री और बाकी के जो केमिस्ट्री वगैरह जितने भी मतलब ग्रुप होते हैं वो सारे नहीं होते हैं। लेकिन GA भी अपने कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में। बैंकिंग में नहीं होता है लेकिन बाकी के सारे एग्ज़ाम में होता है। तो यहाँ पर इसके भी चांसेस 50। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बच गया है आपका इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इंग्लिश के लिए भी 50-50 बोल सकता हूँ आपको, यहाँ पर ही 50% आपका। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ भर गया है कुछ ज़्यादा ही। तो इंग्लिश के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका 50% आपका हो गए, थोड़ा टेक्निकल डिफेक्ट कर रहा है। तो बस यही हो सकता है आपका, इससे ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको तो अभी स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, न्यू जुड़े हैं, वो मैथ, रीजनिंग, में ज़्यादा फोकस करें और GA में यानी जनरल अवेयरनेस। बाकी इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है। तो यही सिलेबस होगा क्योंकि यही आपका सबसे कॉमन सिलेबस है और ये सिलेबस ही आपका होगा एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाएगा जो आप ना कर सकें। तो इस पर आपको फोकस करना है। और रही बात ये सही है या गलत है या किसके लिए अच्छा है किसके लिए ख़राब है, तो पढ़ने वाले के लिए कुछ गलत नहीं होता है और यहाँ पर ये भी शायद कुछ अच्छा ही हो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको ऐसी तैयारी करवाने वाला हूँ 2021 की, यही CET की ऐसा तैयारी कराने वाला हूँ 100% कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी 100% हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें। और मैं इस पैटर्न पे और भी आगे वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इसलिए मैं इस न्यू पैटर्न के बेस पे मैं बहुत जल्द पढ़ाना भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़ जाए, जितने लोग हैं आपके दोस्त यार को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके
ये संदेश आप सबको पहुँचा दें, क्योंकि बाकी के लोग अवेयर हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।